आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में मैं आज जो टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है शक्तियों का पृथकीकरण, नियंत्रण तथा संतुलन, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीति विज्ञान में हमेशा से रही है। इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। यह सिद्धांत इस पर आधारित है कि निर्गुण शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत में मोंटेस्क्यू का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करे और न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार न्याय का निर्णय करे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मोंटेस्क्यू है। मोंटेस्क्यू ने इस बात पर बल दिया कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। इसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रभाव अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर भी पड़ा। अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शासन की शक्ति जो है शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रता को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया बल्कि संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। अपने संविधान को शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित किया गया। संविधान निर्माता मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में इकट्ठा होना, या एक व्यक्ति हो या थोड़े व्यक्ति हो या अधिक हो या वंशानुगत हो या नियुक्त हो, उस शक्ति का केंद्रीकरण जो है वो दुरुपयोग बढ़ा देता है। इसलिए अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण जो है, संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने के लिए कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल भावना है। इस संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ये 3 अनुच्छेद हैं। पहला, संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होंगी। दूसरा जो आर्टिकल है उसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। तीसरे में न्याय संबंधी समस्त शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होंगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित या स्थापित करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में वरना व्यवहार में भी सरकार के इन तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। उनके द्वारा अपने कार्यों को संपादन एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं। इसमें पहली है कि शासन के तीनों अंगों के सदस्यों का चयन भिन्न भिन्न प्रक्रिया से हो। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। आज राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के तीनों अंगों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन, मनोनयन की पद्धति यह सोचकर अपनाई कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रूप से ये निर्वाचित होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने इनको स्वतंत्र रखने के लिए जो प्रावधान किया हुआ है, शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों में से
एक अंग की ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो यह पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था के विपरीत है। इस प्रकार से एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है। तीसरा जो है वो है सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन भर के लिए पर्याप्त होती है और सदाचार पर्याप्त अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है और दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता। कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को हटा सकती है। महाभियोग की असामान्य और अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। आसानी से महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता अथवा इस शक्ति का दुरुपयोग कांग्रेस नहीं कर सकती है। अगला चौथा जो प्रावधान है वो है अंगों के सदस्यों का उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता है। संविधान के द्वारा चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप के जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबंधित संघ की इकाइयाँ अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार से तीनों अंगों का उत्तरदायित्व जो है अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित है। इन सब के अतिरिक्त शक्ति विभाजन सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही अमेरिका में संसदीय शासन को नहीं अपनाया बल्कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप जो है अमेरिका के संविधान में दिया गया है क्योंकि वहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। तीनों अंगों के तीनों के कार्य निश्चित हैं और उनका निर्वाचन भी अलग अलग क्षेत्र से होता है। उनका कार्यकाल भी निश्चित है और उनका उत्तरदायित्व भी अलग अलग क्षेत्र में निश्चित है। इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान में व्यवहारिक रूप से अपनाया गया है जिससे कि शासन की शक्ति का दुरुपयोग किसी भी स्तर पर न हो। राष्ट्रहित में और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शासन की शक्ति का सदुपयोग हो जिससे कि राष्ट्र का विकास हो और नागरिकों के विकास के अवसर जो हैं अधिक से अधिक मिले। धन्यवाद।